नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 13 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, जब से सीज फायर का पूरा माहौल बना तो ये सीज फायर दो दिशा में जा रहा है। पहला तो यह है कि बातचीत होकर कोई शांति का रास्ता निकल जाए, जिसके बारे में पूरी दुनिया सोच रही है। क्योंकि पूरी दुनिया के जो गले की हड्डी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उस गले की हड्डी को बाकायदा ईरान ने दबा के रखा है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि अमेरिका और ईरान दोबारा कभी नहीं लड़े और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आराम से खुल जाए और पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो चलता रहे। लेकिन यहीं पे इसी बातचीत की आड़ में पूरी दुनिया से छुपा के ईरान और अमेरिका जंग की तैयारी भी कर रहे हैं और इसको लेके धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में भी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसकने वाली। वहीं लेबनान को लेके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान किया कि उस ऐलान के बारे में भी आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही खतरनाक फैसला लिया है और इस फैसले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में टेंशन बढ़नी तय है। क्योंकि अब चाहे ईरान जीते चाहे अमेरिका जीते, लेकिन पूरी दुनिया का जो बिजनेस है बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव होने वाला है और इस वजह से पूरी दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप को कोस रही है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम वो बड़ी खबरें जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही भारत की भी खबरें बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिन खबरों से आपका सच में ताल्लुकात है, वो तमाम खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरा जो परिवार है ये बड़ा सा वो कहां कहां तक पहुंचा हो। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि भले ही पाकिस्तान ने लाख कोशिश की, पूरी दुनिया ने भी धीरे धीरे पुश किया, चाहे चाइना हो चाहे रशिया, इन तमाम लोगों ने पुश किया और पुश करके सबने ईरान को कहा कि आओ बातचीत करो और अमेरिका के साथ कोई शांति का रास्ता अपनाओ। इधर अमेरिका को भी बाकी देशों ने पुश किया, जो अमेरिका के लाई है उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में हमारा बड़ा घाटा लग रहा है तो तुम बातचीत करो। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो तीन बड़े मुद्दे दोस्तों ऐसे अटक जाते हैं जिसपे फिर बातचीत फेल हो जाती है। पहला है न्यूक्लियर का मामला। अमेरिका कहता है कि अपना यूरेनियम हमें दे दो और ईरान कहता है कि ये हमारी इज्जत के खिलाफ है, हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। दूसरा हो जाता है लेबनान का मामला, जिसपे ईरान कहता है कि लेबनान का जो मसला है वो हल होना चाहिए और लेबनान पे इजराइल के हमले बंद होने चाहिए। वहीं अमेरिका कहता है कि वो इजराइल और लेबनान जाने, इस पर हम आप डिसीजन नहीं ले सकते। और तीसरा और सबसे बड़ा जिसमें अमेरिका का लालच दिख गया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान टैक्स लगाने वाला था। जो भी जहाज वहां से गुजरते उस जहाज पे $2 मिलियन के करीब की रकम ईरान वसूलता, उसके बाद उस जहाज को वहां से पार होने देता। अमेरिका ने कहा तुमको टैक्स लगाना है, ईरान ने कहा हाँ ठीक है हम लगाएंगे। इस पे अमेरिका ने कहा कि लगाना है लगाओ, लेकिन एक काम करो $2 मिलियन ना लगाओ, तुम $4 मिलियन लगाओ। ईरान ने कहा इसका क्या मतलब? अमेरिका ने कहा कि 2 तुम रख लेना, 2 हम रख लेंगे। इस पे ईरान भड़क गया, उसने कहा कि जब तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कहीं भी अपनी जमीन को साझा नहीं करते हो तो तुम कैसे वसूलोगे? इसके बाद ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को काउंटर करते हुए काफी देर तक बहस चलती, रात के 2:30-3 बजे तक बहस चलती। उसके बाद बातचीत फेल हो जाती है और फाइनली जो पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन पहुंचे थे वो चाहे ईरान के हो चाहे अमेरिका के हो, दोनों अपने अपने देशों में लौट जाते हैं और बातचीत कंप्लीटली फेल हो जाती है। लेकिन सीज फायर से लेके बातचीत के बीच में जो 3 से 4 दिन का वक्त मिला, इन 3-4 दिनों में अमेरिका ने ऐसी ऐसी खतरनाक तैयारियां दोस्तों कर ली है, जिसके बारे में अभी जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान उसकी बात नहीं सुन रहा और अमेरिका को पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, तब इन्होंने ऐसा खतरनाक ऐलान किया जिसके बाद पूरी दुनिया टेंशन में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है उस पे ईरान ब्लॉकेट लगा रहा है, लेकिन बाहर के हिस्सों पे हम ब्लॉकेट लगा रहे हैं। और साथ ही 2-3 बड़े ऐलान किए, जो ऐलान आज बड़ी टेंशन भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अगर पूरी दुनिया के जहाज पार नहीं हो सकते तो हम ईरान के इर्द गिर्द अपना नेवल ब्लॉकेट लगाएंगे, जिसकी वजह से जो हाल हमने वेनेजुएला का किया कि वेनेजुएला में ना कोई टैंकर पहुंच पाया, ना ही कोई कार्गो प्लेन पहुंच पाया, ना ही कोई मिलिट्री प्लेन पहुंच पाया और धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में वेनेजुएला की इकोनॉमी को एकदम तोड़ के रख दिया। उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया, हमला करके वेनेजुएला की सत्ता परिवर्तन कर दी, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान दोस्तों ईरान के लिए अमेरिका बना रहा, चूंकि इस प्लान में अमेरिका का कहना है कि हम अब न चाइना के जहाज पार होने देंगे, ना ही रशिया के जहाज पार होने देंगे और ना ही ईरान के जहाज पार होने देंगे। यानी ईरान का जो ऑयल का बिजनेस है उसको कंप्लीटली ठप करवा देंगे। और अगर कोई जहाज
ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान को पैसा दे के आगे बढ़ता है, आप मुसीबत समझिए बाकी देशों की कि पहले तो अमेरिका के जहाजों को पार कर चुके। देखिए अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक पतली लाइन आप मान लीजिए, इधर भी अमेरिका के जहाज खड़े होंगे, इधर भी अमेरिका के जहाज खड़े होंगे, तो ऐसे हाल में इधर से कोई जहाज अगर आ रहा है तो पहले तो अमेरिका के जहाज से वो मिलेगा, उसको बाईपास करेगा, फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पहुंचेगा, वहां पे ईरान को $2 मिलियन देगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसके बाद तो ये सेफली निकल जाएगा, तो नहीं। अब इस पे अमेरिका का कहना है कि अगर कोई जहाज यहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान को पैसा देता है तो आगे हम उसकी जहाज को खत्म कर देंगे। यानी अब पैसा देंगे तो अमेरिका नहीं निकलने देगा और पैसा नहीं देंगे तो ईरान नहीं निकलने देगा। और इसकी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इधर लगातार गुपचुप तरीके से दोस्तों अमेरिका तैयारी कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इर्द गिर्द अपने जहाजों को लगा रहा है। आज खबर निकल के सामने और अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका का एक वारशिप पहुंचता है, बाकायदा ईरान की नेवी उसको धमकाती है और खबर यह निकल के सामने है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से फिर अमेरिका का वारशिप चला गया। लेकिन ये तो दोस्तों एक शुरुआत है, पहले एक काम कीजिए, आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के वारशिप पहुंच रहे हैं, ईरान उनको धमका रहा है, अमेरिका के वारशिप वहां से भाग रहे हैं। लेकिन अब जो बात मैंने आपको बताई उस बात को थोड़ा सा जहन में रखिए और फिर इस घटना को सोचिए, तब आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि यार अमेरिका जहाज क्यों भेज रहा है। अगर अमेरिका का उद्देश्य है सीज फायर करना तो अमेरिका इतने खतरनाक जहाज क्यों भेज रहा है, ये सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है। और इसी बीच अब खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेजा है। जी हाँ, दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर खबर यह आई थी कि ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी वो बारूदी सुरंगें हम बिछा के भूल गए हैं और हमें खुद नहीं पता कि हमारे माइंस कहाँ पे हैं। अब इसको लेके अमेरिका का बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे हम अपनी सेना को भेज रहे हैं और सेना भेज के हम वहां से माइंस को निकलवाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फ्री करवाएंगे, भले इसके लिए जंग क्यों ना भड़क जाए। यानी ईरान के खिलाफ एक बार फिर से अमेरिका जंगी तैयारी कर रहा है और कई सारे ऐसे खतरनाक प्लेन जो अब तक मिडिल ईस्ट में नहीं थे वो तमाम खतरनाक प्लेन मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं। आज आपको बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो कि इजराइल का बड़ा मशहूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहां का मंजर दिखाऊंगा कि वहां पे किस हिसाब से जहाज पहुंचे हैं और ये सब रिफ्यूलर प्लेन है। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल के अंदर अमेरिकन खतरनाक जो रिफ्यूलर प्लेन है वो पहुंच चुके हैं और ये सब जंग को खींचने की एक कोशिश है। ईरान चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, ईरान चाह रहा था कि नेगोशिएशन हो जाए, ईरान न्यूक्लियर के मुद्दे पे भी बातचीत करने को तैयार था, बशर्ते उसकी शर्त इतनी थी कि लेबनान के साथ सीज फायर हो। लेबनान का मुद्दा जब इजराइल और अमेरिका ने अटकाया तब उसके बाद कहीं ईरान ने न्यूक्लियर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का मुद्दा खोला। इससे पहले ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और न्यूक्लियर का मुद्दा नहीं उठा रहा था। लेकिन लेबनान की कहानी दोस्तों अब आपको बताता हूं कि ईरान कितनी सही डिमांड कर रहा है। कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यार ईरान की क्या मजबूरी है, लेबनान में जो हो रहा है इजराइल और लेबनान जाने, ईरान को सीज फायर कर लेना चाहिए। कहानी आपको बताता हूं, स्क्रीन पे आप खबर देखिए, ये आपके अपने ही देश के, आपके अपने ही अखबार का ये खबर है जिसमें साफ तौर पे दावा किया गया है कि लेबनान के अंदर भूखमरी जैसे हालात हैं। पिछले कई दिनों से लेबनान के ऊपर दोस्तों जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उन हमलों का रिजल्ट ये निकल के सामने आया कि लेबनान के अंदर दोस्तों भूखमरी के हालात हैं और इन हालात में लेबनान की सरकार अपने लोगों का पेट तक नहीं पाल रही और इजराइल जिस हिसाब से हमले कर रहा है केवल और केवल तबाही आ रही है। और आज फिर दोस्तों आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान के अंदर से एक वीडियो जारी किया और दिखाया कि कैसे लेबनान के एक अस्पताल में हिजबुल्लाह के हथियार रखे थे और उन हथियारों को आईडीएफ ने सीज किया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप हूबहू देखें। We're here in the hospital in Benjamin, Lebanon, and we found a large amount of weapons that are being harbored within the hospital. And you see they have AK-47s, rocket launchers,
automatic machine guns, and other forms of rockets that they are using to terrorize the state of Israel. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आईडीएफ जो है वो लेबनान के अंदर एक अस्पताल से हिजबुल्लाह के हथियारों को बरामद करती है। अब एक दूसरी वीडियो निकल के सामने है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के अंदर नजर आता है, यानी लेबनान का जो हिस्सा इजराइल ने कब्जा कर लिया उस हिस्से में नजर आता है और साथ ही अपने सैनिकों के साथ बातचीत करता है और बातचीत करते हुए उनका हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि आप लोग हीरो हैं, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो भी आपके आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो देखें। אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो है। इससे पहले जो दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिखाया वो वीडियो कहाँ है कि लेबनान के अंदर का, उसमें भी आपने देखा कि भाई एक अस्पताल, एक स्कूल, इन तमाम जगहों पे आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार बरामद किए। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर दूसरे देश की जमीन पे बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा कैसे? क्या ये सवाल हल्का है? आप सोच के देखिए कि कई सारे लोग आंखों में पट्टी बांधे पड़े हैं और उनके हिसाब से इजराइल कुछ गलत नहीं कर रहा। उनसे एक सिंपल सा सवाल विथ प्रूफ पूछना चाहता हूं कि आखिर लेबनान के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा कैसे? दूसरा बड़ा सवाल कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स कैसे पहुंच गई? इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि लेबनान की जमीन को धीरे धीरे इजराइल कब्जा कर रहा है और उसी कब्जे की चीज को बचाने के लिए बार बार ईरान ये डिमांड कर रहा है कि कभी भी किसी भी मामले पे तो समझौता हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन और लेबनान के मामले में कोई समझौता ईरान करने को तैयार नहीं है। चूंकि कहानी बहुत सिंपल सी है कि अगर आज ईरान झुक गया, अगर आज ईरान टूट जाए और ईरान कहे कि ठीक है यार भाड़ में जाए, हमें क्या गरज पड़ी है फिलिस्तीन के मुद्दे पे बातचीत करने की, लेबनान के मुद्दे पे बातचीत करने की, हमें क्या पड़ी है, हमसे 2000 किलोमीटर की दूरी पे दोनों देश हैं, अपना समझेंगे, हमें क्या, स्टेट ऑफ हार्मोज पे हम समझौता कर लेते हैं अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर की हमें जरूरत क्या है। तो फिर आप सोचिए आने वाले 100 साल बाद जब लेबनान का इतिहास लिखा जाएगा, फिलिस्तीन का इतिहास लिखा जाएगा, तो क्या ये दोनों देश वजूद में होंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या हम अपने बच्चों को यह बताएंगे कि हमारी आंखों के आगे इजराइल एक ऐसा देश था जिसने लेबनान की जमीन को कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया? आज दोस्तों फिलिस्तीन का एक वीडियो निकाल के लाया हूं। फिलिस्तीन में एक 4 मंजिला इमारत पे हमला किया गया और उस इमारत को जमींदोज किया गया। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से फिलिस्तीन की इमारत को हमला किया गया और उसको तबाह किया गया। अब कई सारे बुद्धिजीवी यूट्यूबर आपके सामने ये बात बार बार रखते हैं कि यार अमेरिका और इजराइल के बीच झगड़ा हो गया, अमेरिका और इजराइल एकदम आपस में लड़ पड़े हैं, अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ना चाहता है। व्यूअरशिप का खेल है, आपसे पैसे कमाने के लिए, आपके व्यूज को कमाने के लिए बड़े आराम से आपके सामने प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भाई भारत का मुसलमान तो ऐसे ही पागल है, उसके सामने उसको खुश करने के लिए कोई चीज रख दो, वो बिना वेरिफिकेशन के देख लेगा। क्योंकि भाई भारत की मुसलमान को ये टाइम कहाँ कि किसी सही चैनल को देखे, राजा ग्राफिक को देखे, प्रखर राजपूत को देखे, नहीं। ये जो बने हुए मदारी आए हैं नए नए व्यूज कमाने के चक्कर में, आप उनको देखते हैं। आज आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका बड़ा भाई है और साथ ही जो इजराइल है वो छोटा भाई है। सुनिए जरा। You know, as Bibi Netanyahu said, we're the big brother and they're the small brother, and you know, it's been a very effective team. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका बड़ा भाई है और बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल छोटा भाई है। अब आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कभी झगड़ा हो सकता है? वो तो अच्छा है कि ईरान ने इनको इतना ठोका कि थोड़ा सा लाइन पाइन पे आ गए, वरना ये किसी को जीने नहीं देते। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये बाकायदा KC-135 टैंकर है। इस टैंकर को फिलिस्तीन से निकाल के, मिडिल ईस्ट से निकाल के, फिलिस्तीन तो कहना गलत होगा, मिडिल ईस्ट से निकाल के लेके जाया जा रहा था। इसके पूरे ढांचे को देखिए, छर्रों से छेद दिया गया है ये प्लेन, देखें जरा। Like patches all over it.
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि KC-135 को इतना मारा ईरान ने कि KC-135 तबाह हो गया, बर्बाद हो गया KC-135। अब ये कैसे उड़ रहा है ये ऊपर वाला ही जाने। और इसी बीच दोस्तों पाकिस्तान की आप कहानी सुनिए। ये जो ईरान के हक में खड़ा होके 2 दिन इसने बोला, हमारे देश के लोग पगला गए कि ईरान के खिलाफ अब अमेरिका अगर आता है तो पाकिस्तान ईरान के साइड आ जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अब देखो यार पाकिस्तान इतना ऊंचा खेल रहा है, पाकिस्तान एकदम विश्वगुरु हो गया। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे भी बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कब कर जाते हैं आपको पता ही नहीं होता। बहुत सीधी सी बात है, आप बीजेपी से नफरत कर सकते हैं, इस देश से नहीं। पाकिस्तान क्या कर रहा है उसकी हकीकत बताता हूं। जो लोग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, इधर ईरान के साथ समझौता कराने की बात कर रहा, उधर सऊदी अरब को मजबूत कर रहा है कि दोबारा ईरान हमला करे तो तुम निपट लेना। कैसे? खबर देखिए, पाकिस्तान बकायदा ईरान के खिलाफ सऊदी अरब में अपने 13,000 सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा। अब ये 13,000 सैनिक वहां पे क्या अय्यो बल्ली करके नाचने गए? साथ ही जो खतरनाक फाइटर जेट पाकिस्तान ने भेजे हैं वो क्यों गए हैं? वो सब गए हैं ईरान के साथ जब कभी जंग होगी, चूंकि ये सीज फायर चलेगा नहीं, 14 दिन का सीज फायर ये टूटेगा, तो जब ईरान ठोकेगा सऊदी को तो इधर से पाकिस्तान के जेट आएंगे। और ये काम पाकिस्तान कर रहा है और उसके बदले $5 अरब की रकम मिलेगी। और हमारे आगे कई सारे बुद्धिजीवी खुश हैं कि यार पाकिस्तान इतना पटल पे जा रहा है। भैया उतने पटल पे हमको नहीं जाना कि हम किसी के सगे ना हो। भारत का स्टैंड कम से कम ये तो है कि हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं तो किसी के खिलाफ नहीं खड़े। यहां तो सऊदी अरब में सेना भेज रहा है पाकिस्तान, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।